नमस्कार, मानस मिश्रा, वनली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जजों को हमारे संविधान में अथाह पावर दी गई है, जिसमें वो किसी भी फैसले को कभी भी, कैसे भी, किसी भी मोड़ पर पलट सकते हैं। और उन्हें लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो संविधान में अनुच्छेद 142, जिसका उपयोग करके, एक ब्रह्मास्त्र है जिसका उपयोग करके किसी भी फैसले को उलट पलट सकते हैं। और वो फैसला देश भर में कोई भी उस फैसले पर सवाल नहीं खड़े कर सकता है, और वो फैसला मान्य होगा, पूरे देश में लागू होगा। और एक देश में चुनी हुई सरकार भले वो 543 में 543 सीटें हासिल कर ले, लेकिन कल को वो कोई संवैधानिक मतलब संसद के में बैठ करके कोई भी फैसला लेती है, तो उस फैसले को वो अनुच्छेद 142 चंद मिनट में पलट देगा। आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो अभी हालिया में वे उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव है, उसके जो उम्मीदवार हैं, उस उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी, जी हां, बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया अलायंस के सोनिया गांधी के कांग्रेस उम्मीदवार है, उनको लेकर के हालिया में अमित शाह ने एक बड़ा खुलासा किया एएनआई के इंटरव्यू में। शायद वो आपने इंटरव्यू देखा हो, या शायद वो आपने खुलासा भी देखा हो, लेकिन उसके पीछे की तह तक जब जाते हैं तब असली सच्चाई सामने आती है कि आखिरकार उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार ऐसे चेहरों को क्यों लेकर आती है। कांग्रेस जहां एक तरफ बीजेपी अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हामिद अंसारी जैसे लोगों को उपराष्ट्रपति बनाती है, जिनके लिए सोशल मीडिया पर कई जगह पर पाकिस्तान को लेकर कई जगह कई कनेक्शन जोड़े जाते हैं, और कई ऐसे अफवाहें सामने आती हैं जो सच भी होती हैं और कहीं ना कहीं वो विवादों में होते हैं। अब इन सबके बीच में एक बार फिर से एक चेहरा आ गया है। पहले आपने हामिद अंसारी का देखा, अब बी सुदर्शन रेड्डी। बी सुदर्शन रेड्डी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका एक फैसला जो कि नक्सलवाद को लेकर के दिया गया 2011 में, और 2011 में यह फैसला था सलवा जुडूम को लेकर के। अब ये सलवा जुडूम है क्या, वो आपको समझा देते हैं, और क्यों आखिरकार ये, चूंकि वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और 2 सदस्यीय पीठ 2011 में 2 सदस्यीय पीठ का ये जो है बी सुदर्शन रेड्डी हिस्सा थे, और उन्होंने सलवा जुडूम पर रोक लगा दी थी। तो आइए आपको बताते हैं आखिरकार क्या था ये सलवा जुडूम, और कैसे इसका राजनीतिक फायदा कांग्रेस ने आज से नहीं तब से उठाया जब से सत्ता में है, और हमेशा से उठाती रही है। आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो देखिएगा, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं पूरे मामले की तरफ। आपको बता दें, सलवा जुडूम पहले समझिए क्या है। सलवा जुडूम असल में एक तरह से यह समझिए कि सन 2000 के दशक में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। साल 2000 में अजीत जोगी पहले मुख्यमंत्री बनते हैं छत्तीसगढ़ के। साल 2000 से 2003 तक वो मुख्यमंत्री रहते हैं। 2003 में वो सत्ता से हस्तांतरित होती है, और रमन सिंह बीजेपी की सरकार आती है, और 2003 से लेकर के 2018 तक रमन सिंह वहां के मुख्यमंत्री होते हैं। साल 2000 में जब इसका गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पूरी तरह से हावी था। उस वक्त जो सांख्यिकी आते हैं, जो आंकड़े आते हैं, वो आंकड़े बड़े हैरान करने वाले हैं। हजारों की संख्या में हमारे सैनिक, लोकल लोग और 400-450 नक्सली भी मारे जाते हैं
सन 2000 के आसपास, 2003 के आसपास। लेकिन कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, सोई हुई थी और उन्होंने कोई काम नहीं किया। जब बीजेपी की सरकार आती है, रमन सिंह आते हैं, तो वो गठन करते हैं सलवा जुडूम का सन 2007 में। सलवा जुडूम असल में होता है एक संगठन, एक तरह से समझिए, जो कि सरकार के द्वारा एक तरह से उनको वित्त पोषित किया जाता है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है, हथियार दिया जाता है और आम युवाओं को सलवा जुडूम के जरिए से उनसे जुड़ने का मौका देता है और जिसके लिए 3,000 रुपए महीने युवाओं को दिया जाता था, जिनका काम होता था नक्सलियों को समझाना, बताना और अगर वो नहीं माने तो उनका काम तमाम करना। यह था सलवा जुडूम का काम। और सलवा जुडूम जब लागू हुआ, तब से कई युवा सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जुड़े इस अभियान से और नक्सलियों का काम तमाम होना शुरू हुआ। जो नक्सली पहले भी मारे जाते थे, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको दिखाएंगे, लेकिन जो नक्सली पहले भी 400, 450 के आसपास आंकड़े थे, सन 2000 से लेकर 2007 के बीच में नक्सलियों का आंकड़ा, वो आंकड़ा भी, ग्राफ भी घटने लगा और आम लोगों की मौतें कम होने लगी, सैनिकों की मौतें कम होने लगी इस पूरे अभियान से। लेकिन एक याचिका रामचंद्र गुहा, मोदी के सख्त विरोधी, बीजेपी के सख्त विरोधी, वो याचिका दाखिल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में बी सुदर्शन रेड्डी, यही है जो इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट के पद पर बैठे हुए हैं। वाइस प्रेसिडेंट के पद पर बैठने वाले यहां पर वी सुदर्शन रेड्डी 2011 में एक फैसला लेते हैं, जो फैसला था जिसमें कहा गया कि इस सलवा जुडूम को बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, इस पर लगा दिया जाए। और उसको बैन किया गया और क्यों बैन किया गया वो थोड़ा समझने वाली बात है। उसमें कहा गया कि जो ये सलवा जुडूम है वो अनुच्छेद जो है संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। ये कहा गया कि युवाओं को गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं एक तरह से ये सही नहीं है। और समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार क्या है? जहां पर आप सोचिए हत्याएं हो रही थी, उन नक्सलियों की भी हत्याएं हो रही थी, वो संख्या आंकड़ा भी लगभग घटा, लेकिन उसके बावजूद भी फैसला आता है कि समानता के अधिकार के नाम पर इस पूरे के पूरे जो अभियान था उसको 2011 में रोक दिया गया। और वही आज बी सुदर्शन रेड्डी वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं इंडिया अलायंस सोनिया गांधी के। और इतना ही नहीं, मैंने पहले बताया ना कि इन लोगों के जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट कैसे होते हैं। उपराष्ट्रपति, मैंने शुरुआत में बताया, वो फ्रेंच कट वाले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी कितने विवादों में रहे, किस तरह से उन्होंने सीधे तौर पर अल्पसंख्यक और हिंदुओं के बारे में किस तरह की बातें बोली। हिंदुस्तान में रहने का डर लगता है, उपराष्ट्रपति का पद पर बिठा दिया गया, लेकिन लोगों को अल्पसंख्यक होने पर भारत में रहने से डर लगता है। ऐसे लोगों का जिनका नाम पाकिस्तान से, कई लोगों का आईएसआई कनेक्शन से जुड़ा, पाकिस्तान के आईएसआई से, मैं नाम और साक्ष्य सबूत इस वक्त नहीं दूंगा। अब आप खुद सोचिए कि ऐसे में बी सुदर्शन रेड्डी को 2011 ने फैसला लिया, दो जजों की कमेटी ने, और अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का हवाला देकर समानता और जीवन जीने का अधिकार के नाम पर, मानवता के नाम पर, मानवाधिकार के नाम पर इस सलवा जुडूम पर रोक लगा दी गई। मानवता सिर्फ आतंकवादियों और नक्सलवादियों का है, उन आम लोगों का क्या जो नक्सल कहीं ना कहीं नक्सलवाद और आतंकवाद से कहीं ना कहीं पीड़ित है, उनके लिए क्या उनका मानवता नहीं होता है? मानवता सिर्फ आतंकवादियों का होता, सेना का नहीं होता मानवता। अब इस सवाल बड़ा ही जायज है। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर आप सोचिए, 2011 में जब यह फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, बी सुदर्शन
साहब ने फैसला सुनाया, उनके साथ एक जज और थे। उस वक्त केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। और सबकी जानकारी के लिए बता दूं, इस सलवा जुलूम के लेकर के मनमोहन सिंह की सरकार ने भी समर्थन किया था रमन सिंह की सरकार का। यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों ने समर्थन किया था सलवा जुलूम का। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो उल्टा बात हो गई कि मनमोहन सरकार तो सोनिया गांधी के इशारे पे काम करते थे। लेकिन आपके लिए आपको बता दूं कि मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के लिए नहीं काम करते थे। रिमोट कंट्रोल तो थे। एनएसी का गठन तो हुआ था, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, जिसका हेड थी सोनिया गांधी, जो सुपर पीएमओ थी, जो रिमोट चलाती थी और मनमोहन सिंह को हर फैसले में उनपे आड़ लगाती थी। लेकिन उनके मीडिया सलाहकार बारू ने किताब लिखी जिस पर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक मूवी आई, और उस किताब में भी साफ जिक्र है कि सोनिया गांधी 2004 में सत्ता में इसलिए नहीं आई क्योंकि हिंदुस्तान में जो है विदेशी वाला मुद्दा जो था बड़ा गरमाया हुआ था। अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री उस वक्त बन जाती तो फिर क्या होता, पूरे देश में आक्रोश होता और सरकार चल नहीं पाती। सोनिया ने स्मार्ट गेम खेला और किसी ऐसे व्यक्ति को बैठाया प्रधानमंत्री के पद पर, मनमोहन सिंह को। आपको बता दें, सोनिया गांधी का बड़ा बैड लक रहा 2 बार, और दोनों बार एक तरह से कहें सत्ता से दूर होने का बहुत बड़ा बैड लक था उनका फैसला। पहले उन्होंने तो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव को बनाया प्रधानमंत्री, चूंकि उस वक्त ये बन नहीं सकती थी, नई थी, तो उन्हें लगा कि 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था पीवी नरसिम्हा राव को, तो उनको लगा कि पीवी नरसिम्हा राव कुछ दिन तक रहेंगे, और जब ये हार्ट अटैक और अच्छे ओल्ड एज के हैं, ये तो जल्दी चले जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, पीवी नरसिम्हा राव गद्दी पर बैठते ही चौगुनी बल्कि सैकड़ों की स्पीड से भागने लगे, सैकड़ों गुना स्पीड से, और वो काम करने लगे सोनिया गांधी तक की नहीं सुनते थे और फैसले पर फैसले लेने लगे। और यही हुआ मनमोहन सिंह के साथ। 2004 में भी धोखा हुआ सोनिया के साथ। उन्होंने ऐसे व्यक्ति के चुना जो उम्र दराज थे, क्योंकि राहुल गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे, राजनीति में उतने परिपक्व नहीं थे, और विदेशी का मुद्दा 2004 में उठ गया सोनिया गांधी का। तो सोनिया गांधी ने क्या किया, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। मनमोहन सिंह शुरुआत में उनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट में उनके लिए रिमोट कंट्रोल पर चलते रहे, लेकिन बाद में कई ऐसे मसलों पर वो पीछे हटे। लेकिन सोनिया गांधी ने उनका नाम खराब करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें की। बीच में सोचा राहुल गांधी को लाएंगे, लेकिन ऐसा मौका कभी आया नहीं कि राहुल गांधी को लॉन्च किया जा सके। अंततः 2014 तक सत्ता में रहे और मनमोहन सिंह 2014 तक काम किया, लेकिन उस काम में सुपर पीएमओ सोनिया गांधी ने रिमोट कंट्रोल से पूर्ण रूप से मनमोहन को तो कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन पीएमओ तो कंट्रोल करती थी, क्योंकि पीएमओ में सोनिया गांधी के लोग बैठे हुए थे। यही काम था 2011 में इस फैसले को लेकर के कि केंद्र सरकार ने क्यों समर्थन किया, क्योंकि सोनिया गांधी सुपर पीएमओ भले थी, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के थे, और मनमोहन सिंह ने इस फैसले की हामी भरी। इसीलिए केंद्र सरकार ने इस सलवा जुलूम को लेकर के अपनी हामी भरी थी और रमन सरकार ने हामी भरी थी। मैंने आपको इतिहास इसलिए बताया, इतिहास बताना बहुत जरूरी था। अब आपसे अनुरोध है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। हम देश हित में काम कर रहे हैं। नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिए। बने रहे ओनली इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।